पूजा और पाखी जुड़वा बहनें थीं और दोनों को ही पियानो बजाना बेहद पसंद था। वे स्कूल के बाद एक पियानो टीचर के पास जाती और पियानो बजाना सीखती। घर जाकर भी वे रोज घंटों प्रैक्टिस करती और दिन प्रतिदिन उनकी पियानो स्किल्स बेहतर होती जा रही थीं। एक दिन क्लास खत्म होने के बाद पियानो टीचर बोले, तुम दोनों के लिए एक अच्छी खबर है। दोनों बहनें गौर से टीचर की बात सुनने लगीं। इस बार दुर्गा पूजा के दौरान तुम दोनों को पहली बार स्टेज पे सबके सामने अपना हुनर दिखाने का मौका मिलेगा। दोनों एक दूसरे को देखने लगी। उनके दिल तेजी से धड़कने लगे। उन्हें डर था कि पता नहीं वे इतने लोगों के सामने परफॉर्म कर पाएंगी या नहीं। अगले कुछ हफ्तों तक दोनों ने जम के तैयारी की और अंततः दुर्गा पूजा का दिन भी आ गया। दोनों अपने माता पिता के साथ स्टेज के पास बैठी बाकी बच्चों का प्रोग्राम देख रही थी। उनके मन में कई सवाल चल रहे थे। अगर मैंने वहां जाकर गलती कर दी तो, अगर मैं अपनी धुन भूल गई तो सब लोग कितना हंसेंगे, कितनी बदनाम होगी। वे ऐसा सोच ही रही थी कि तभी एंकर ने अनाउंस किया, और हमारा अगला टैलेंट है पूजा। अपना नाम सुनकर पूजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। मम्मी पापा ने उसे स्टेज पे जाने के लिए एंकरेज किया, पर वो कुर्सी से ही चिपकी रही। अंत में मम्मी ने एंकर को आवाज दी, माफ कीजिएगा, पूजा की तबीयत ठीक नहीं है। कोई बात नहीं। दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी अगली परफॉर्मर की तरफ, और अब स्टेज पर आ रही हैं पाखी। एंकर ने बड़े अंदाज से पाखी का नाम पुकारा। पाखी की हालत भी अपनी बहन पूजा की तरह थी। कुछ क्षणों के लिए वो भी कुर्सी से चिपकी रही। मम्मी पापा ने उसका भी उत्साह बढ़ाया और डर का सामना करने को कहा। पाखी ने गहरी सांस ली और स्टेज की तरफ जाने लगी। उसके हाथ पांव कांप रहे थे। इतना नर्वस वो इससे पहले कभी नहीं हुई थी। उसने परफॉर्म करना शुरू किया। उससे कई गलतियां हुई। जी में आया कि स्टेज छोड़कर भाग जाए, पर वो टिकी रही और अपनी परफॉर्मेंस पूरी की। पाखी की हिम्मत के लिए लोगों ने तालियों से उसका उत्साहवर्धन किया। इसके बाद फिर दोनों पहले की तरह पियानो सीखने लगीं। समय के साथ दोनों में काफी सुधार आया और कुछ महीनों बाद एक बार फिर टीचर ने उन्हें सूचना दी, अगले महीने शहर में एक कॉन्सर्ट आयोजित हो रहा है और तुम दोनों को उसमें परफॉर्म करना है। इस बार भी पूजा और पाखी एक दूसरे को डर के मारे देखने लगी। जब कंसर्ट का दिन आया तो एक बार फिर पूजा अपनी सीट से नहीं उठ पाई और पाखी पिछले बार की तुलना में अधिक कॉन्फिडेंट थी और उसने पहले से बेहतर परफॉर्म किया। दोस्तों, पूजा और पाखी की कहानी हम सबकी कहानी है। जब हम पूजा की तरह डर को अपने ऊपर हावी होने देते हैं और उसका सामना करने से पहले ही हार मान लेते हैं तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस घटता जाता है। लेकिन अगर हम हिम्मत दिखाते हैं और फियर को फेस करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता जाता है और हम जिंदगी में बेहतर कर पाते हैं। यहां यह भी ध्यान देने वाली बात है कि पूजा और पाखी में कोई और अंतर नहीं था। दोनों जुड़वा बहनें थीं। सिखाने वाला टीचर भी सेम था, लेकिन बस एक डर की वजह से पूजा कुर्सी पर बैठी थी और पाखी स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी। क्या आप भी किसी चीज को लेकर बहुत डरते हैं? क्या आप भी फेलियर के डर से खुद को बांध कर रखते हैं? यदि ऐसा है तो इस डर को अपने भीतर से निकाल फेंकिए और देखिए जिंदगी के पास आपको देने के लिए कितना कुछ है। दूसरी कहानी, मुसीबत का सामना। जंगली भैंसों का एक झुंड जंगल में घूम रहा था। तभी एक बछड़े ने पूछा, पिताजी, क्या इस जंगल में ऐसी कोई चीज है जिससे डरने की जरूरत है? बस शेरों से सावधान रहना। भैंसा बोला, हाँ, मैंने भी सुना है कि शेर बड़े खतरनाक होते हैं। अगर कभी मुझे शेर दिखा तो मैं जितना हो सके उतनी तेजी से दौड़ता हुआ भाग जाऊंगा। बछड़ा बोला, नहीं, इससे बुरा तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते। भैंसा बोला। बछड़े को यह बात कुछ अजीब लगी। वह बोला, क्यों? वे खतरनाक होते हैं, मुझे मार सकते हैं, तो भला मैं भागकर अपनी जान क्यों ना बचाऊं? भैंसा समझाने लगा, अगर तुम भागोगे तो शेर तुम्हारा पीछा करेंगे। भागते समय वे तुम्हारी पीठ पर आसानी से हमला कर सकते हैं और तुम्हें नीचे गिरा सकते हैं, और एक बार तुम गिर गए तो मौत पक्की समझो। तो ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? बछड़े ने घबराहट में पूछा। अगर तुम कभी भी शेर को देखो तो अपनी जगह डट कर खड़े हो जाओ और यह दिखाओ कि तुम जरा भी डरे हुए नहीं हो। अगर वो ना जाए तो उसे अपनी तेज सींगें दिखाओ और खुरों को जमीन पर पटको। अगर तब भी शेर ना जाए तो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ो
और अंत में तेजी से अपनी पूरी ताकत के साथ उस पर हमला कर दो। भैंसे ने गंभीरता से समझाया, ये तो पागलपन है, ऐसा करने में तो बहुत खतरा है। अगर शेर ने पलटकर मुझ पर हमला कर दिया तो? बछड़ा नाराज होते हुए बोला, बेटे अपने चारों तरफ देखो, क्या दिखाई देता है? भैंसे ने कहा। बछड़ा घूम घूम कर देखने लगा। उसके चारों तरफ ताकतवर भैंसों का बड़ा सा झुंड था। अगर कभी भी तुम्हें डर लगे तो ये याद रखो कि हम सब तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम मुसीबत का सामना करने की बजाय भाग खड़े होते हो तो हम तुम्हें नहीं बचा पाएंगे, लेकिन अगर तुम साहस दिखाते हो और मुसीबत से लड़ते हो तो हम मदद के लिए ठीक तुम्हारे पीछे खड़े होंगे। बछड़े ने गहरी सांस ली और अपने पिता को इस सीख के लिए धन्यवाद दिया। हम सभी की जिंदगी में शेर हैं। कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनसे हम डरते हैं, जो हमें भागने पर, हार मानने पर मजबूर करना चाहती हैं। लेकिन अगर हम भागते हैं तो वे हमारा पीछा करती हैं और हमारा जीना मुश्किल कर देती हैं। इसलिए उन मुसीबतों का सामना करिए। उन्हें दिखाइए कि आप उनसे डरते नहीं हैं। दिखाइए कि आप सचमुच कितने ताकतवर हैं और पूरे साहस और हिम्मत के साथ उल्टा उनकी तरफ टूट पड़िए। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके परिवार और दोस्त पूरी ताकत से आपके पीछे खड़े हैं। तीसरी कहानी, जमी हुई नदी। डर पर जीत हासिल करने की सीख देती कहानी। सुमित और रोहित लद्दाख के एक छोटे से गांव में रहते थे। एक बार दोनों ने फैसला किया कि वे गांव छोड़कर शहर जाएंगे और वहीं कुछ काम धंधा खोजेंगे। अगली सुबह वे अपना अपना सामान बांधकर निकल पड़े। चलते चलते उनके रास्ते में एक नदी पड़ी। ठंड अधिक होने के कारण नदी का पानी जम चुका था। जमी हुई नदी पे चलना आसान नहीं था। पांव फिसलने पर गहरी चोट लग सकती थी। इसलिए दोनों इधर उधर देखने लगे कि शायद नदी पार करने के लिए कहीं कोई पुल हो, पर बहुत खोजने पर भी उन्हें कोई पुल नजर नहीं आया। रोहित बोला, हमारी तो किस्मत ही खराब है, चलो वापस चलते हैं, अब गर्मियों में शहर के लिए निकलेंगे। नहीं, सुमित बोला, नदी पार करने के बाद शहर थोड़ी दूर पर ही है और हम अभी शहर जाएंगे। और ऐसा कहकर वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अरे ये क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो, तुम गिर जाओगे। रोहित चिल्लाते हुए बोल ही रहा था कि सुमित पैर फिसलने के कारण गिर पड़ा। कहा था ना मत जाओ, रोहित झल्लाते हुए बोला। सुमित ने कोई जवाब नहीं दिया और उठकर फिर आगे बढ़ने लगा। 1 2 3 4 और 5वें कदम पे वो फिर से गिर पड़ा। रोहित लगातार उसे मना करता रहा, मत जाओ, आगे मत बढ़ो, गिर जाओगे, चोट लग जाएगी। लेकिन सुमित आगे बढ़ता रहा। वो शुरू में 2-3 बार गिरा जरूर, लेकिन जल्द ही उसने बर्फ पर सावधानी से चलना सीख लिया और देखते देखते नदी पार कर गया। दूसरी तरफ पहुंचकर सुमित बोला, देखा मैंने नदी पार कर ली और अब तुम्हारी बारी है। नहीं, मैं यहां पर सुरक्षित हूं, लेकिन तुमने तो शहर जाने का निश्चय किया था। मैं ये नहीं कर सकता। नहीं कर सकते या करना नहीं चाहते, सुमित ने मन ही मन सोचा और शहर की तरफ आगे बढ़ गया। दोस्तों, हम सब की जिंदगी में कभी न कभी ऐसे मोड़ आ ही जाते हैं जब जमी हुई नदी के रूप में कोई बड़ी बाधा या चैलेंज हमारे सामने आ जाता है और ऐसे में हमें कोई निश्चय करना होता है। तब क्या हम खतरा उठाने का निश्चय लेते हैं और तमाम मुश्किलों, डर और असफलता के भय के बावजूद नदी पार करते हैं, या हम सेफ रहने के लिए वहीं खड़े रह जाते हैं जहां हम सालों से खड़े थे। जहां तक दुनिया के सफल लोगों का सवाल है, वे रिस्क लेते हैं। अगर आप नहीं लेते तो हो सकता है आज आप बिल्कुल सुरक्षित हो, आपके शरीर पर एक भी घाव ना हो, लेकिन जब आप अपने भीतर झांकेंगे तो आपको अपने अंदर जरूर कुछ ऐसे जख्म दिख जाएंगे जो आपके द्वारा अपने सपनों को के लिए कोई प्रयास ना करने के कारण आज भी हरे होंगे। फ्रेंड्स, पंछी सबसे ज्यादा सुरक्षित एक पिंजरे में होता है, लेकिन क्या वो इसलिए बना है या फिर वो आकाश की ऊंचाइयों को चूमने और आजाद घूमने के लिए दुनिया में आया है? फैसला आपका है। आप पिंजरे का पंछी बनना चाहते हैं या खुले आकाश का? चौथी कहानी, भेड़ की खाल में भेड़िया। बहुत समय पहले की बात है। एक चरवाहा था जिसके पास 10 भेड़ें थीं। वह रोज उन्हें चराने ले जाता और शाम को बाड़े में डाल देता। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक सुबह जब चरवाहा भेड़ें निकाल रहा था, तब उसने देखा कि बाड़े से एक भेड़ गायब है। चरवाहा इधर उधर देखने लगा। बाड़ा कहीं से टूटा नहीं था और कंटीले तारों की वजह से इस बात की भी कोई संभावना न थी कि बाहर से कोई जंगली जानवर अंदर आया हो
और भेड़ उठाकर ले गया हो। चरवाहा बाकी बची भेड़ों की तरफ घूमा और पूछा, क्या तुम लोगों को पता है कि यहां से एक भेड़ गायब कैसे हो गई? क्या रात को यहां कुछ हुआ था? सभी भेड़ों ने नामे सर हिला दिया। उस दिन भेड़ों के चराने के बाद चरवाहे ने हमेशा की तरह भेड़ों को बाड़े में डाल दिया। अगली सुबह जब वो आया तो उसकी आंखें आश्चर्य से खुली रह गईं। आज भी एक भेड़ गायब थी और अब सिर्फ 8 भेड़ें ही बची थीं। इस बार भी चरवाहे को कुछ समझ नहीं आया कि भेड़ कहां गायब हो गई। बाकी बची भेड़ों से पूछने पर भी कुछ पता नहीं चला। ऐसा लगातार होने लगा और रोज रात में एक भेड़ गायब हो जाती। फिर एक दिन ऐसा आया कि बाड़े में बस 2 ही भेड़ें बची थीं। चरवाहा भी बिल्कुल निराश हो चुका था। मन ही मन वो इसे अपना दुर्भाग्य मान सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया था। आज भी वो उन 2 भेड़ों के बाड़े में डालने के बाद मुड़ा, तभी पीछे से आवाज आई, रुको रुको, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, वरना ये भेड़िया आज रात मुझे भी मार डालेगा। चरवाहा फौरन पलटा और अपनी लाठी संभालते हुए बोला, भेड़िया कहाँ है भेड़िया? भेड़ इशारा करते हुए बोली, ये जो आपके सामने खड़ा है दरअसल भेड़ नहीं, भेड़ की खाल में भेड़िया है। जब पहली बार एक भेड़ गायब हुई थी तो मैं डर के मारे उस रात सोई नहीं थी। तब मैंने देखा कि आधी रात के बाद इसने अपनी खाल उतारी और बगल वाली भेड़ को मारकर खा गया। भेड़िए ने अपना राज खुलता देख वहां से भागना चाहा, लेकिन चरवाहा चौकन्ना था और लाठी से ताबड़तोड़ वार कर उसे वहीं ढेर कर दिया। चरवाहा पूरी कहानी समझ चुका था और वह क्रोध से लाल हो उठा। उसने भेड़ से चीखते हुए पूछा, जब तुम ये बात इतना पहले से जानती थी तो मुझे बताया क्यों नहीं? भेड़ शर्मिंदा होते हुए बोली, मैं उसके भयानक रूप को देख अंदर से डरी हुई थी। मेरी सच बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। मैंने सोचा कि शायद 1-2 भेड़ खाने के बाद ये अपने आप ही यहां से चला जाएगा, पर बात बढ़ते बढ़ते मेरी जान पर आ गई और अब अपनी जान बचाने का मेरे पास एक ही चारा था, हिम्मत करके सच बोलना। इसलिए आज मैंने आपसे सब कुछ बता दिया। चरवाहा बोला, तुमने ये कैसे सोच लिया कि 1-2 भेड़ों को मारने के बाद वो भेड़िया यहां से चला जाएगा? भेड़िया तो भेड़िया होता है, वो अपनी प्रकृति नहीं बदल सकता। जरा सोचो, तुम्हारी चुप्पी ने कितने निर्दोष भेड़ों की जान ले ली। अगर तुमने पहले ही सच बोलने की हिम्मत दिखाई होती तो आज सब कुछ कितना अच्छा होता। दोस्तों, जिंदगी में ऐसे कई मौके आते हैं जहां हमारी थोड़ी सी हिम्मत एक बड़ा फर्क डाल सकती है, पर उस भेड़ की तरह हम में से ज्यादातर लोग तब तक चुप्पी मारकर बैठे रहते हैं जब तक मुसीबत अपने सर पे नहीं आ जाती। चलिए, इस कहानी से प्रेरणा लेते हुए हम सही समय पर सच बोलने की हिम्मत दिखाएं और अपने देश को भ्रष्टाचार, आतंकवाद और बलात्कार जैसे भेड़ियों से मुक्त कराएं। 5वीं कहानी, साधु की झोपड़ी। किसी गांव में 2 साधु रहते थे। वे दिन भर भीख मांगते और मंदिर में पूजा करते थे। एक दिन गांव में आंधी आ गई और बहुत जोरों की बारिश होने लगी। दोनों साधु गांव की सीमा से लगी एक झोपड़ी में निवास करते थे। शाम को जब दोनों वापस पहुंचे तो देखा कि आंधी तूफान के कारण उनकी आधी झोपड़ी टूट गई है। यह देखकर पहला साधु क्रोधित हो उठता है और बुदबुदाने लगता है, भगवान तू मेरे साथ हमेशा ही गलत करता है। मैं दिन भर तेरा नाम लेता हूं, मंदिर में तेरी पूजा करता हूं, फिर भी तूने मेरी झोपड़ी तोड़ दी। गांव में चोर, लुटेरे, झूठे लोगों के तो मकानों को कुछ नहीं हुआ, बेचारे हम साधुओं की झोपड़ी ही तूने तोड़ दी। ये तेरा ही काम है। हम तेरा नाम जपते हैं पर तू हमसे प्रेम नहीं करता। तभी दूसरा साधु आता है और झोपड़ी को देखकर खुश हो जाता है, नाचने लगता है और कहता है, भगवान आज विश्वास हो गया, तू हमसे कितना प्रेम करता है। ये हमारी आधी झोपड़ी तूने ही बचाई होगी, वरना इतनी तेज आंधी तूफान में तो पूरी झोपड़ी ही उड़ जाती। ये तेरी ही कृपा है कि अभी भी हमारे पास सर ढकने को जगह है। निश्चित ही ये मेरी पूजा का फल है। कल से मैं तेरी और पूजा करूंगा। मेरा तुझ पर विश्वास अब और भी बढ़ गया है। तेरी जय हो। मित्रों, एक ही घटना को एक ही जैसे 2 लोगों ने कितने अलग अलग ढंग से देखा। हमारी सोच हमारा भविष्य तय करती है। हमारी दुनिया तभी बदलेगी जब हमारी सोच बदलेगी। यदि हमारी सोच पहले वाले साधु की तरह होगी तो हमें हर चीज में कमी ही नजर आएगी, और अगर दूसरे साधु की तरह होगी तो हमें हर चीज में अच्छाई दिखेगी। अतः हमें दूसरे साधु की तरह विकट से विकट परिस्थिति में भी अपनी सोच सकारात्मक बनाए रखनी चाहिए।